हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त पोएम को एनालाइज करने वाले हैं जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करती है। जब आपका अपना खून ही आपको दो हिस्सों में बांट दे तो आप किसका साथ देंगे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी और हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर की जिसे इस पोएम ने अमर कर दिया। ये पोएम है नोबेल प्राइज विनर डेरिक वॉलकॉट की और इसका टाइटल है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये टाइटल दोस्तों सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका मतलब है अफ्रीका की एक ऐसी चीख जो बहुत दूर से आ रही है, एक ऐसी चीख जिसे दुनिया के शोर ने शायद सुनना बंद कर दिया है। ये चीख मदद की भी है और गुस्से की भी। अच्छा, इस पोएम की गहराई तक पहुंचने के लिए ना हमें तीन चीजें समझनी होंगी। पहला, पोएट खुद कौन थे। दूसरा, ये पोएम क्या कह रही है। और तीसरा, वो कौन सा हिस्टोरिकल टाइम था जिसमें ये लिखी गई। ये तीनों समझिए एक धागे की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पोएट डेरिक वॉलकॉट कैरिबियन से थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनका हेरिटेज। उनकी रगों में अफ्रीकन खून भी था और यूरोपियन भी। जरा सोचकर देखिए, एक ही इंसान के अंदर जिनके पूर्वज गुलाम थे और जिनके पूर्वज गुलाम बनाते थे, दोनों का खून। यही जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वही इस पोएम की जान है। और ये पोएम सेट है 1950s में केन्या में हुए माओ माओ अपराइजिंग के बैकड्रॉप पर। ये किकुयू ट्राइब का ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बहुत ही खूनी आज़ादी का संघर्ष था। तो चलिए अब पोएम के पहले स्टैंजा में डाइव करते हैं। यहाँ वॉलकॉट अपने शब्दों से एक इतना वायलेंट और परेशान करने वाला सीन क्रिएट करते हैं कि आप हिल जाएंगे। पोएम की शुरुआत ही एकदम झटका देने वाली इमेज से होती है। यहाँ अफ्रीका को एक जानवर की टोनी पेल्ट यानी सुनहरी भूरी खाल की तरह दिखाया गया है, जिसे हवा खरोच रही है। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में बेचैनी है। और फिर किकुयू फाइटर्स को खून पर लगे हुए मक्खियों से कंपेयर किया गया है। ये सिर्फ एक ब्रूटल इमेज नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे वायलेंस इंसान को एक कीड़े की तरह बना देता है जो बस खून पर जीता है। और यहाँ का कॉन्ट्रास्ट देखिए, जमीन तो पैराडाइज यानी स्वर्ग जैसी है, लेकिन अब वो कॉर्प्सेस यानी लाशों से भरी पड़ी है। और इस बर्बादी के बीच आवाज किसकी है? एक कीड़े की, जिसे कर्नल ऑफ कैरियन कहा गया है, मतलब सड़े हुए मांस का कमांडर। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। ये दिखाता है कि नेचर को, प्रकृति को इंसानी झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए मौत तो बस एक साइकिल है। और जब ये सब हो रहा है तब बाकी दुनिया, आराम से बैठी दुनिया क्या कर रही है? पोएट कहते हैं कि स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स इस पूरी ट्रेजेडी को बस स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स में बदल रहे हैं। वो ऐसी ऐसी अजीब पॉलिसीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, जबकि जमीन पर तो इंसान मर रहे हैं। ये ज्ञान की, नॉलेज की बेरहमी है। लेकिन पोएट्स हमें इन ठंडे आंकड़ों में फंसे नहीं रहने देते। वो सीधा हमारा सामना कराते हैं विक्टिम्स के दर्द से। चाहे वो बिस्तर में मारा गया एक सफ़ेद बच्चा हो, या फिर वो अफ्रीकन्स जिन्हें सैवेजेस यानी जंगली कहकर एक्सपेंडेबल मान लिया गया है, बिल्कुल ज्यूज की तरह। यहाँ पोएट किसी की साइड नहीं ले रहे, वो बस ये दिखा रहे हैं कि वायलेंस जब होती है तो वो मासूमों में फर्क नहीं करती। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पर। यहाँ वॉलकॉट इंसानी जुल्म को और गहराई से देखते हैं। वो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पूछते हैं, क्या ये जो हमारा वायलेंस है ये नेचुरल है, या हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं? यह एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट है। जानवर जब एक दूसरे को मारते हैं तो वो जिंदा रहने के लिए करते हैं, वो नेचुरल लॉ है। लेकिन इंसान जो खुद को अपराइट मैन यानी सभ्य समझता है, वो दूसरों को दर्द देकर, तकलीफ देकर खुद को भगवान जैसा पावरफुल फील करना चाहता है। ये नेचर का नियम नहीं, ये उसका अपमान है। इस इमेज को ठीक से समझिए। इंसानी जंग, उसकी वॉर्स एक पागलपन से भरा डांस है। और इस डांस का म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? एक ड्रम से जो किसी जानवर की लाश पर खींची हुई खाल से बना है। ये दिखाता है कि हमारी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लड़ाइयाँ कितनी बारबेरिक हैं। और आयरनी तो ये है कि इस बर्बादी से जो शांति आती है, जो लाशों के ढेर पर बनती है, उसे करेज यानी हिम्मत का नाम दिया जाता है। और फिर आती है ये लाइन, द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, मतलब गोरिल्ला सुपरमैन से कुश्ती लड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पोएट पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक कार्टून की तरह दिखा रहे हैं। एक तरफ ब्रूटिश यानी जंगली गोरिल्ला और दूसरी तरफ सुपीरियर यानी बेहतर सुपरमैन। ये कॉलोनियल सोच का पर्दाफाश करता है, जो असली इंसानों को ऐसे सिंपल और इंसल्टिंग स्टीरियोटाइप्स में बदल देती है। चलिए अब आते हैं पोएम के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आखिरी स्टैंजा। यहाँ पर पोएम बाहर की दुनिया से मुड़कर पोएट के अपने अंदर चल रहे तूफान पर फोकस करती है। इस पोएम का दिल यहीं धड़कता है। एक लाइन में पोएट ने सब कुछ कह दिया, मैं जो दोनों के खून से जहरीला हो चुका हूँ,
अब वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, वो हमें बता रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ केन्या के मैदानों में नहीं हो रही, ये उनकी अपनी रगों में हो रही है। उनका अपना खून उनके लिए जहर बन गया है। और यही पोम अपने पीक पर पहुंचती है इस एक सवाल के साथ, मैं किस तरफ जाऊं जब मैं नस नस तक बटा हुआ हूं। इसको ऐसे सोचिए, अगर आपके माँ और बाप एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं तो आप किसका साथ देंगे? यही वॉलकॉट की दुविधा है, उनका डिलेमा। ये एक ऐसी चॉइस है जिसमें हर जवाब गलत लगता है। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं वो दो दुनियाएं जो पोएट को बीच से चीर रही हैं। एक तरफ है उनकी अफ्रीकन हेरिटेज जो उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर से नफरत करना सिखाती है, और दूसरी तरफ है उनकी कॉलोनियल इनहेरिटेंस जिसने उन्हें वो इंग्लिश लैंग्वेज दी है जिससे वो प्यार करते हैं और जिसमें वो आज अपना ये दर्द लिख रहे हैं। वो जालिम से नफरत करते हैं पर जालिम की ज़बान से मोहब्बत करते हैं। और इसी कश्मकश से ये सवाल निकलते हैं, क्या वो दोनों को धोखा दे दें या दोनों से जो मिला है नफरत और प्यार उसे एक्सेप्ट कर लें? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े कत्लेआम को देखकर कोई इंसान कूल यानी शांत या न्यूट्रल कैसे रह सकता है? इम्पॉसिबल है। और आखिर में ये सवाल हवा में गूंजता रह जाता है। ये हमें बताता है कि अफ्रीका से मुंह मोड़ना अपने अस्तित्व के एक हिस्से को मारने जैसा है। अपनी जड़ों को काटकर भला कोई कैसे जी सकता है? इसका कोई जवाब नहीं है। तो आखिर में इस पूरी पोएम से हम क्या सीखते हैं? इसका मेन पॉइंट, इसका सार क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस पोएम की सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि ये आपको कोई आसान जवाब नहीं देती। वॉलकॉट ये नहीं बताते कि क्या सही है क्या गलत, वो बस हमें कॉलोनियल हिस्ट्री की एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई दिखाते हैं जो एक ऐसी बटी हुई आइडेंटिटी का जख्म है जिसका शायद कोई इलाज ही नहीं है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि इतिहास यानी हिस्ट्री सिर्फ देशों के नक्शों को ही नहीं बदलता, वो हमारी रगों में दौड़ने वाले खून को, हमारी पहचान को भी बदल देता है। वॉलकॉट की ये पोएम हम सबको अपने आप से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारे साथ इस लिटरेरी जर्नी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।